अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आरज़ शिबरा। आप लोग मुझे सुन रहे हैं क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल के ऊपर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हम भी खैरियत से हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ तशना यार की एपिसोड नंबर 31। एपिसोड को शुरू करने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचे। तशना यार जैसे कि आप सबको मालूम है इख्तिताम के नज़दीक है, तो इसके बाद मेरी आप लोगों से गुफ्तगू, मेरी आवाज़ आप लोगों तक बामुश्किल ही पहुंच पाएगी क्योंकि मैं होंगी नहीं। तो हम लोग मिलेंगे इंशाल्लाह चांद रात के ऊपर। चांद रात के ऊपर इस तरह से होगा कि हम आपको देंगे एक शॉर्ट स्टोरी और वो होगी मुकम्मल एक साथ अपलोड। 3-4 घंटे की होगी या 2 घंटे की या 3 घंटे की, डिपेंड ऑन माई स्टोरी। तो आप लोगों ने उसको ज़रूर पढ़ना है, फ़ीडबैक देना है। उस दौरान बीच में ट्रेलर्स भी आएंगे जिन पे आपका भरपूर फ़ीडबैक मुझे हौसला अफजाई करेगा कि इसको यूट्यूब के ऊपर अपलोड करना है या नहीं करना। बाकी चलते हैं एपिसोड की जानिब। उम्मीद है कि आपको आज की एपिसोड अच्छी लगेगी। क्या हरकत है? वो बिलाल के जारहाना अंदाज पर भड़क कर बोली, जो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करी थी मगर बिलाल ने उसकी नाजुक कलाई अपनी गिरफ्त में ले ली। मैंने कहा, छोड़ी मेरा हाथ। वो शौक किसी कैफियत में, जैसे बिलाल के ऐसे जारहाना इक़दाम की उम्मीद ना थी। वो एहतजाज करने लगी, मगर बिलाल उसे सुन ही कब रहा था। उसकी सारी तवज्जो इस वक्त ड्राइविंग करने में थी। कहाँ लेके जा रहे मुझे? वो गुस्से से फनकार कर बोली, जिसके माथे पर शबनम की बूंदें नमदार होने लगी। खामोशी से बैठी रहो। सबा हक्का बक्का रह गई उसकी जुर्रत को देखकर। जो हुक्म ऐसे दे रहा था गोया वो उसकी ताबेदार हो। क्यों क्यों मैं खामोश रहूं? मुझे जवाब चाहिए। मेरी मर्जी के बिना आप मुझे फोर्सली कहीं नहीं लेके जा सकते। वो वैश्या सदा सी होकर बोली तो वो लबों को भींच गया। मैं तुम्हें होटल लेके जा रहा हूँ। बिलाल ने एहतजाज करती सबा को घूर कर 2 लफ्ज़ी जवाब दिया जिस पर वो पहले ही भरा पड़ा था, अपने कज़न से रिश्ता जोड़ने पर। क्यों? सबा की हैरानी दो चंद हो गई। उसकी सुर्ख सफ़ेद रंगत बिल्कुल फीकी पड़ गई थी। निकाह करने के लिए, वो सुकून से बोला जिसके लहजे में संजीदगी बरकरार थी। निकाह करने के लिए? उसने बिलाल के लफ्ज़ों को गायब दिमागी से दोहराया जब ये गुस्सा उठ कर आया था। मुझे आपसे कोई निकाह नहीं करना। बराए मेहरबानी गाड़ी रोकी। बहुत मुश्किलों से वो घुटी घुटी आवाज़ में बिलाकर बोल उठी, ये गाड़ी अब होटल जाकर ही रुकेगी मिस सबा। वो विंड स्क्रीन पर नजर जमाए मुस्कुरा कर बोला, जो गाड़ी को हवा के दोष पे चला रहा था। आप मजाक कर रहे हैं ना? वो कुछ ही लम्हों बाद खुद को संभाल कर बोली, जिसके हिसाब यकदम सलब हुए थे। मैं मजाक नहीं करता, आई एम डैम सीरियस। वो लबों को पीछे बोला, जो उसकी बात पर खिलखिला कर हंसी थी। वो बज़ाहिर तो हंस रही थी मगर दिल ही दिल में वो मगमूम और रंजूर हो रही थी। इसमें हंसने वाली क्या बात है? वो तब कर बोला, हंसूं ना तो क्या रो? बिलाल ने सवालिया निगाहें उस पर गाड़ी थी जिसके सर से सबा की बातें गुजर रही थी। अगर आप मुझसे मुखलिस होते ना तो मुझे होटल के बंद कमरे में नहीं अपने बाप के घर लेके जाते। वो दांतों को पीसते हुए बोली, जिसका दिल इस वक्त खून के आंसू रो रहा था। खुदा की कसम मैं उसी वक्त आपसे शादी कर लेती। बोले, हैं हिम्मत आप में? वो उसे चैलेंजिंग नजरों से देखकर बोले तो वो मुस्कुरा दिया था। उसे मुस्कुराता देखकर तिलमिलाई थी। अपने नहीं जा सकती, मैं जानती हूँ। उससे झूठे लारे देना छोड़ दे कि मैं निकाह करूंगा। वो तेज लहजे में बोली, जैसे बिलाल की आंखों की चमक कुछ और ही कथा सुना रही थी। अपनी बात से मुकरना मत अब। और क्या कहा था? हिम्मत है तो? अगर अपनी करने पर आऊँ तो एक पल में ज़ेरो ज़बर करने की सलाहियत रखता हूँ। डेयर वुड बी वाइफ, तुम्हारा हसूल मेरे लिए कभी भी मुश्किल नहीं रहा। वो जैसे एक बुत बन गई थी। कैसी मनमानी थी उस शख्स की आंखों में। उससे गाड़ी को एक झटके से किसी बिल्डिंग के पार्किंग लॉट में रोका था। जब तो मैं दिन दहाड़े अपने साथ आ सकता हूँ तो और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ, सिर्फ दावे नहीं करता। वो जैसे पहेलियाँ बुझवा रहा था।
ऐसे जो भी कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। तुम जब कुछ कर नहीं सकती तो फजूल में ये चैलेंजेस देकर मुझे ट्रैप मत करो। उसकी फसूखेज आंखों में आंखें डालकर बोला, जिसके जिस्म से रूह परवास कर रही थी। रही बात तुम्हारे ससुर की, तो उनसे भी रूबरू बहुत जल्द मिलवा दूंगा। पहले उनके बेटे से तो मिलना। वो घबराई सी सबा को देखकर सपाट लहजे में बोला, आप मुझे हैरस करना बंद कर दें। वो उसकी बातों से उकता कर बोली। सबा की हालत उसे काबिल रहम लगी थी। वो एक सांस खारिज करते हुए उसे इत्मीनान से देखने लगा। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ सबा, कमिटमेंट किसी और से और शादी किसी और से। वो साफ गोई से बोला, जो उसे सख्त बात कहते कहते रुक गया था, मगर उसकी आंखों के लपकते शोले उसे जलाकर खाकसार कर देने वाले थे। इसी उम्र पर पछताने से बेहतर है मैं अभी स्टैंड ले लूँ। बाकी जो भी होगा वो बाद में भुगतते रहेंगे। इसे खामोशी के साथ मेरे साथ चलो, वरना मैं इससे ज़्यादा क्या क्या कर सकता हूँ तुम्हें डेमो देने की मुझे ज़रूरत नहीं। बिलाल इग्निशन से चाबी निकालकर ड्राइविंग सीट से बाहर निकला था, जो सुरमई टी शर्ट और काली पैंट में हल्की बड़ी हुई शेव के साथ वजाहत में यकता ही था। इस वक्त पार्किंग में गहमा गहमी थोड़ी कमी थी। कम ऑन लेडी। वो इस अक्खड़ आदमी की इस कदर कुर्बत से पसीना पसीना हो गया, जो उसका नाजुक हाथ अपने तहवील में लिए उसे बाहर निकाला है। आप क्या कर रहे हैं? प्लीज़ मुझे मेरे घर छोड़ दें। छोड़ दूंगा, बस कुछ घंटे चाहिए तुमसे। वो आवाज़ बाख्ता सी सबा को लिए लिफ्ट के सिमट पड़ गया, जो इल्तिजा करी थी। उसकी आंखों से बल आंसू बहने लगे। बिलाल छोड़े मुझे प्लीज़। वो मुसलसल एहतजाज करी थी, लेकिन वो उसे सुनता अनसुना करता सीध में चलता जा रहा था। मैं आपको कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। आपके इस कदम से मेरी बात मेरे किरदार पर उठेगी। आपके इस कदम से बात मेरे किरदार पर उठेगी। वो चिल्लाकर बोली, जैसे लिफ्ट से बाहर निकलते वक्त बाहर खड़ी फैमिली ने ताज्जुब से देखा था, जिन्हें बिलाल ने सर की जानिब अंगद शहादत करके इशारा किया था कि ये पागल है। बिलाल, मैं आपको कह रही हूँ, वो चिल्लाकर बोली, जिसके साथ किसी मस्त पतंग के डोर की तरह उड़ती चली जा रही थी। सुन रहा हूँ, बहरा नहीं हुआ मैं। वो पलट कर बोला। बिलाल चौंका था। उसकी आंखों के सहर में वो आज एक बार फिर हिप्नोटाइज हुआ था। तुम्हें छोड़े मेरा हाथ। वो जी जान से लरस रही थी। ये नामुमकिन है, कम से कम मेरे जिंदा होने तक तुम यह हाथ नहीं छुड़ा सकती। वो उसका हाथ छोड़ने पर मायल ना था, जो इस वक्त बिलाल से बचने की साई कर रही थी। जब भी फ्लैट का दरवाज़ा जिस शख्सियत ने खोला था, वो सबक साकित कर गई। मजीद साहब इस वक्त खूबसूरत मखमली सोफे पे बैठे हुए थे, जिनके चेहरे के तासुरात सख्त थे। उनकी सवालिया नज़रें असफन या वली खान पर टिकी हुई थी। वो खिड़की के पास खड़ा बाग की तरफ देख रहा था, जो अपने ख्यालात को जमा कर रहा था। मजीद साहब, वो पुरसुकून लहजे में बोला, जो साबित कदम था, आप यहाँ क्यों आए? उसके चतून तीखे हो गए और नागवारी वाज़ेह थी, जो मनसे से उनके माजी में किए गए बुरे सलूक और कल की सारी साजिश में मुलविस होने की वजह से उखड़ा हुआ था। मजीद साहब के अंदाज और निगाहों में शर्मिंदगी वाज़ेह थी। मिस्टर असफन, मुझे ऐसा लगता है कि कल के बाद से जैसे बहुत कुछ है जो मुझसे छुपा हुआ है। मुझे इस हकीकत को जानने की ज़रूरत है। उसे झुकाए धीमे अंदाज में बोली। बड़ी जल्दी ख्याल आ गया आपको? उसके लहजे में तंज और काट थी, जो बड़े क्रोफर से सामने सोफे पर बैठा था। मुझे अफसोस है इस बात पर कि मैंने सच्चाई जानने की ज़रूरत नहीं समझी। वो जज्बत से उस पर एक निगाह डालकर रह गए। यू शुड बी। आपकी एक गलती की वजह से मनसा ने किन किन मसाइब का सामना किया, आप सोच भी नहीं सकते। बट स्टिल वो लड़की आपकी बातों को मुझ पर फोकियत देती है। ऐसी है वो आपके मामले में। अब तो खुदा से एक दुआ है कि मुझे भी वो पहली बेटी दी, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि बेटियों से प्यार कैसे किया जाता है, उनकी परवरिश कैसे की जाती है। वो ने सर्द मौसम में यखपस्ता पानी की मार रहा था। कभी आपने सोचा कैसे वो लड़की एक्सपेक्टेड होने के बावजूद कई कई मील पैदल चलकर ऑफिस तक जाती थी, और क्यों जाती थी? वो भावों को झुकाकर उन्हें देखते हुए बोला, जिनकी ज़बान को शायद लकवा हो चुका था, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते थे। उनके चुप रहने पर उसने खुद ही जवाब दिया। कभी सोचा आपने उसके कार्ड्स किसने ब्लॉक करवाए थे? वो तंज़िया और इस्तिज़ाइया लफ्ज़ बोल रहा था।
कभी सोचा आपने कैसे वो उस अयार साद अहमद राव से अपनी इज्जत बचाकर भागी थी उस रात, सिर्फ और सिर्फ आपकी नाअहली की वजह से, क्योंकि आपका हाथ उसके सर से हट गया था। उसकी आंखें शोले उगल रही थी। कभी जानने की कोशिश की क्यों आपकी बेटी पर इतने सारे मसाइब आते गए? वो कौन था जो उसे बुरे तरीके से इस सब में फंसा रहा था? वो पुष्प पेड़ के खड़ा हो गया, जो अपनी हाथों की मुट्ठी को पीछे एक बार फिर मनसा की तल्ख माजी को याद करके सुलग उठा था। ऑफ कोर्स आई नो आपको अपनी बीवी और छोटी बेटी से फुर्सत ही नहीं मिली होगी जिस सब के बारे में सोचते। वो अपने चेहरे पर सुकून तारी करते हुए बोला। उसके सामने मजीद साहब अपनी बेटी पे गुजरे कर्ब को महसूस करके आंखें मीच गए। मैं अपना माइंड मेकअप करके आया हूँ, वो कुछ समय की तवक्कुफ के बाद बोली। उस रात होटल में क्या हुआ था? आपने मेरी बेटी से शादी क्यों की, जबकि मैंने खुद आपके कई इंटरव्यूज़ पढ़े जिनमें आपने साफ इजहार किया था कि आप ज़िंदगी भर कभी शादी नहीं करेंगे। तो फिर ये साजिश? वो खुद को नदामत की अमीर गहराइयों में गिरता हुआ महसूस कर रहे थे। मैं आपको सच्चाई ज़रूर बताऊंगा ताकि आपकी आंखों पर जो पर्दा पड़ा है उसे मैं आज अच्छे तरीके से फाड़ के फेंकूं, क्योंकि मुझे मेरी बीवी की ज़िंदगी में अब कोई भी तकलीफ़ नहीं चाहिए। असफरन पीछे मुड़ गया। उसके चेहरे पर अज़म और गम का इम्तिज़ाज था। वो रिमोट उठाते हुए काफ़ी की मेज़ पर चला गया। एक क्लिक के साथ दीवार पर बड़ी स्क्रीन टीवी ऑन हो गई, जिसमें होटल की लॉबी की फुटेज दिखाई गई। मजीद साहब, अब वक्त आ गया कि आप सब कुछ जानें। उस रात आपकी बेटी एक सालिमाना मंसूबे का शिकार हुई थी, एक ऐसा मंसूबा जो उसके करीबी शख्स ने तैयार किया था। उसके लहजे में पुरस्कारियत थी जो मजीद साहब की हार्ट बीट को तेज कर गई। करीबी शख्स? कौन है वो बदबख्त जिसने मेरी बेटी की ज़िंदगी में आग लगाई? वो पॉज हुई वीडियो को देखकर अपनी जगह से खड़े हुए थे, जिनका चेहरा गुस्से के बायस सुर्ख हो गया था। अभी दिखाता हूँ उस बदबख्त को, सब्र कीजिए। उसने वीडियो को एक बार फिर प्ले किया था, जिसमें देखा जा सकता था कि मंजर की सौतेली बहन फलक एक शख्स को नकद रकम दे रही है। ये शायद गलती से मंजर की सौतेली बहन फलक है, जो उसके मंगेतर की मोहब्बत में इस हद तक गिर चुकी थी कि अपनी बहन को जूस में नशावर दवाई पिलाकर इस ट्रेंड आदमी की तहवील में देना चाहती थी, ताकि वो उस लड़के की नज़रों में मंजर को गिरा सके और उसकी इज्जत को तार तार कर सके। मजीद साहब फटी आंखों से फलक को, उस आदमी को अदायगी करता देख रहे थे। ना सिर्फ ये, वो एक के बाद एक फुटेज देखते गए जिसमें कहीं वो ब्राइडल रूम में उसे दवाई मिलाकर जूस दे रही थी, तो कहीं वो उसे ऊपर कमरे में लेके जा रही थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। असफलन की आवाज़ एक बार फिर गूंजी थी। फलक ने उसे जिस कमरे में रखने का इंतज़ाम किया था, वो गलती से उस कमरे के बजाय मंसा को मेरे कमरे में छोड़ गई। मजीद साहब के हाथ कांप रहे थे। पापा, मैं झूठ नहीं बोल रही, आप फलक से पूछ लें, ये मुझे यहाँ लेकर आई थी। आंसू कतार की मानद उनकी आंखों से रवां थे। नहीं पापा, मुझे तो नहीं मालूम। मंसा क्यों झूठ बोल रही हो? ए लड़की, हमने खुद तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा है। मेरी बेटी पर इल्ज़ाम लगाना बंद कर दो। पापा? मंसा की आवाज़ उन्हें माजी से हकीकत में पटक लाई थी। वे लड़खड़ाए थे। वो अपने दोनों हाथों को जोड़ के घुटनों के बल नीचे बैठे थे, जिन्हें ऐसी हालत में देखकर वो तड़प उठी थी। मुझे माफ़ कर दो मन्नू, मैं इतना सफाक कैसे बन गया था कि बिल्कुल भी तुम्हारी हालत की जानिब देखा ही नहीं। वो एक बार फिर उसके पैरों में सर झुका गए। नहीं पापा, ये क्या कर रहे हैं आप? उठिए। वो उनके गिर्द हाथ लपेटे उनके सर पे प्यार करते हुए बोली। नहीं, मैं बहुत बुरा हूँ जो अपनी बेटी की हिफाजत उन शैतानों से न कर सका, उल्टा तुम्हें और अजियतें दी। वो ख़ुद को कसूरवार समझते थे, जो हलकान हो रहे थे रो रो कर। ऐसी कौन सी कमी रह गई थी मेरे प्यार में जो ऐसा जहर उगलने लगी थी? वो फलक, वो नोहा गुनाह थे। उनका दिल धाड़े मार मार कर रो रहा था, जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ कर निचोड़ लिया हो। असफयान वली खान दोनों को मार्बल की ठंडी ज़मीन पर बैठा देखकर उनके नज़दीक क्या था। आप उठिए, यहाँ से ऊपर बैठिए। उन दोनों के सर पर असफयान वली खान का हाथ था, जो उन्हें खड़ा करने के लिए हाथ बढ़ाए खड़ा था, जो उन्हें मोतबर कर गया।
जैसे मजीद साहब का झुर्रियों सा हाथ अपनी तहवील में लेकर उन्हें सोफे पे बिठाया। उनकी तकलीद करती मनसा को उसने हाथ के इशारे से वहीं रोका था। फिर वो मनसा को हाथ थाम कर अपने सहारे खड़ा कर गया। उसका गुस्से में भी ऐसा केयरिंग अंदाज मनसा के दिल को छू गया। जो अपने डैड को पानी पिलाओ। उसका लहजा संजीदा था। वो कज़न उसे यहाँ से भगा रहा था, जो एक पल में अंदर की सिम पड़ी थी किचन की तलाश में। असफना ने टीवी बंद कर दिया। वो मजीद साहब के नज़दीक गया। मजीद साहब, आपने मुझसे पूछा था मैंने मनसा से शादी क्यों की थी, तो उसकी सबसे बड़ी वजह तो आपको मालूम हो ही गई। और दूसरा, मैंने मनसा से इसलिए शादी की थी क्योंकि आप नाना बनने वाले हैं। मजीद साहब धुंधली आंखों से असफनन को देखकर एक बार फिर रो पड़े। ऐसी सूरत हाल में मैं उसे तकलीफ पहुंचाना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उस रोज़ मैंने खुद से वादा किया था कि मैं उसे हर उस शख्स से महफूज रखूंगा जिसने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। वो सामने से आती मनसा को देखकर खामोश हुआ था, जो मुलाजमा के साथ मजीद साहब के लिए जूस का ग्लास ले आई थी। पापा पहले इसे पिए। उनकी सिमत ग्लास बढ़ाकर बोली। उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। मजीद साहब की आंखों से नरमी झलकने लगी जब उन्होंने असफनन को देखा और फिर अपनी बेटी की तरफ। उन्होंने असफनन की आंखों में खलूस और उनके दरमियान मोहब्बत देखी। असफन बेटा, मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरी गलतियों के लिए आप दोनों मुझे माफ़ कर दो। वो असफनन की शानी पर थके अंदाज में हाथ रखे बोले, जिनके चेहरे पर इसमें लाल नदामत झलक रही थी। आपका बहुत शुक्रिया जो अब तक मेरी बेटी की हिफाजत करते रहे। वो हाथ जोड़कर बोले, जो मनसा के लिए इस वक्त मरने का मकाम था। प्लीज़ आप ये सब ना करें। असफनन उनके जुड़े हाथ खोलकर बोला। मजीद साहब उठ खड़े हुए। उनके तासुरात गम और राहत का इम्तिजाज थे। वो अपने कंधे पर हाथ रखकर असफनन के पास गए। आपका बहुत शुक्रिया बेटा। कमरा एक पुरअमन खामोशी इख्तियार कर गया, जहाँ तनाव कम होने लगा। मजीद साहब ने मनसा को अपने बाजू में भींच लिया। उनकी आंखें आंसू से चमक रही थी। मुझे तुम पर फ़ख्र है मनसा कि तुम मेरी बेटी हो। मनसा मुस्कुरा दी। दुख के बादल अब शायद छटने लगे थे। असफनियार वली खान एक कदावर और वजीह शख्स, जिसकी भूरी आंखों में सख्ती और मजबूती झलक रही थी। इस वक्त वो अपने कमरे से इम्पोर्टेड खुशबुओं में रचा बसा निकला था। उसने सफ़ेद शर्ट और स्याह पैंट पहन रखी थी, जो उसकी कसरती और पुरवकार शख्सियत को मज़ीद निखारी थी। उसके पीछे उसके मुलाजिम हाथ में ब्रीफ केस और कोट थामे मुअद्दब अंदाज में आ रहे थे। मनसा ड्राइंग रूम में पहले से बैठी हुई थी, जो कि मतली और कैक की वजह से ज़रा थकी हुई नजर आ रही थी। जब अपने करीब आते भारी कदमों की आवाज़ पर उसका हलक खुश्क हुआ था। मनसा, तुमने ब्रेकफास्ट कर लिया तो फ़ौरन तैयार हो जाओ। अच्छा, तुम मेरे साथ दफ्तर जाओगे। वो उसके आगे रखी खाली प्लेट को देखकर बोला। उसकी बात पर मनसा ने उसे आंखों में हैरानगी से मुँह देखा। माथे पे बिखरे बाल जैसे कई हफ्तों से उन्हें कटवाया ना गया। घनी मूछें और हल्की बड़ी शेव, जबकि आंखें हर तरह के एहसास से आ रही, बिल्कुल सर्द सपाट। वो उसके सामने सरबराही कुर्सी पे बरजमान हुआ था और फिर अखबार के मुताले में मुनमक हो गया। मुझ पर गौर करने के बजाय जाकर रेडी हो, मुझे लेट होना पसंद नहीं। वो बिना अखबार मुँह के सामने से हटाए बोला, जिसे सुनकर मनसा सटपटाई थी। दिल की धड़कन एक बार फिर मामूल से हट चुकी थी। इस इंसान की दो नहीं चार चार आँखें। वो सोच कर रह गई, मगर असफरन में दफ्तर जाकर क्या करूँगी। वो मनमनाई थी। उसके आगे जिसके जतून तीखे हो गए। उसने अखबार को साइड पे रखा और एक लम्हे के लिए गहरी सांस ली, भी सख्त लहजे में बोला, ये क्या मौजू है? वही करोगी जो सब लोग करते हैं, मगर अब मैंने कहा है तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा हर सूरत में। वो बरहम हुआ था उस पर, जिसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए। असफनियार वली खान का रवैया उसे बहुत तकलीफ़ दे रहा था, लेकिन वो उसकी सख्ती के पीछे छुपी फिक्र को भी महसूस कर रही थी। जो जानती थी वो उसे कहीं भी अब अकेला छोड़कर नहीं जाएगा, ख़ास करके दुबई में, जहाँ चप्पे चप्पे पर उसके दुश्मन घाट लगा कर बैठे हुए थे। वो उससे वक्ती तौर पर नाराज़ हुआ था, मगर उसे खुद पर यकीन था कि वो उसे मना ही लेगी। आप समझ क्यों नहीं रहे? मुझे आराम की ज़रूरत है। मैं दफ्तर में काम कैसे करूँगी? वो डार्क पर्पल सूट में बालों को लपेट के सादा से सरापे में अपनी मनमोहनी सूरत लिए उसके दल के तार छेड़ रही थी।
उसके दिल के तार छेड़ रही थी, जिसे देखकर भी उसने बेकरारी और बेताबी को जाहिर नहीं किया। वो खुद पर पहरे लगाए बैठा था, जो उस लड़की को हर सूरत में अपना एहसास करवाना चाहता था, ताकि उसे भी असफन यारवली खान की कदर महसूस हो, जिसे वो इतनी आसानी से छोड़ सकती थी। वो बज़ाहिर गुस्से से ब्रीफ केस को मेज़ पर रखे मनसा के करीब आया। उसकी आंखों में सख्ती और नाराज़गी झलक रही थी। मुझे तुम्हारी बहानेबाजी बिल्कुल भी पसंद नहीं, डियर वाइफ। वो उसके नाजुक चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरकर सपाट अंदाज में बोला। तुम्हें मेरे साथ चलना है और बस चलना है। बंसा ने आंसू भरी आंखों से असफनन की तरफ देखा। उसकी सख्ती और हुक्म देने वाले अंदाज ने उसे और ज़्यादा दुखी कर दिया। उसकी आंखों में आंसू देख के असफनन झुका था और उसके आंसुओं को अपने होंठों से चुनता चला गया। ठीक है, मैं चलूँगी। उसकी गर्म सांसों और होठों की शिद्दत वाले लम्स पर अपने आवाज़ को होने के करीब हुई थी। असफन ने सर हिलाया, मनसा को तैयार होने के लिए कहा। मनसा ने दिल पर जबर करते हुए अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ा दिए। असफन और मनसा गाड़ी में बैठे हुए थे, जिसे ड्राइवर चला रहा था। उसकी नज़रें सड़क पर मरकूज थी। मनसा तिरछी निगाहों से उसे वक्तन फ़वक्तन देख रही थी, जिसके दिल में असफनन के बदलते रवैये की तकलीफ थी। असफन, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे नाराज़ हैं, मगर यहाँ हमारे दरमियान सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता। असफन ने जवाब नहीं दिया। उसकी नज़रें सड़क पर जमी रही, मगर उसका दिल इस जालिम हरजाई की तरफ ही अटका था। असल में उसने मनसा के लबों पे सजी खूबसूरत लिपस्टिक पर अपनी अंगश शहादत रखकर उसे खामोश करवाया। खामोशी से बैठने का क्या लोगी मनसा असफनन? यहाँ पर किस या कहीं और? वो अपने अंगूठे से उसकी गुलाब की पंखुड़ियों को रब करता बोला, जिसकी गर्म सांसें मनसा को झलसा गई थी। वो असफनन से इस हद तक बेबाकी की उम्मीद नहीं रख सकती थी, जो ड्राइवर के सामने ही उसे कैसी कैसी धमकियाँ दे रहा था। मनसा ने सर झुका लिया और खामोश हो गई। उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। जिस शख्सियत ने दरवाज़ा खोला वो कोई और नहीं बल्कि उसकी अम्मी थी। उसके कदम यकदम मुतहरिक हुए। वो चलती हुई अपने गुमान तक का सफ़र करने लगी, जो जीता जागता उन्हें देखकर उनकी सिम पड़ी थी। वो भागकर उनके सीने से लगी थी। अम्मी! वो उनकी बाहों में चकरा गई। संभल के मेरी जान। वो उसे मजबूती से अपनी गिरफ्त में लिए बोली, जो बिलाल से उलझकर अब निढाल हो चुकी थी। आप यहाँ कैसे? आंसुओं को तो जैसे बहने का रास्ता मिल गया था। वो कुछ देर बाद संभल कर बोली, जैसे अपनी माँ को यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई थी, मगर दिमाग अचानक ही बहुत सी उलझी हुई सोचों से भर गया था। सिलसिला लामतनाही था। सिर्फ आपकी अम्मी नहीं बल्कि मैं भी हूँ यहाँ पर बिलाल का फादर। ये सब कुछ हमारी बाहिमी रजामंदी से हो रहा है। वो उसके सर पे दस्ते शफकत हाथ रखते हुए बोले, मगर क्यों? आप मुझे बता भी तो सकती थी। वो शिकवा को निगाहों से अपनी अम्मी को देखकर बोली, बेटा हम ये सब तुम्हें बताकर करना चाहते थे, मगर बिलाल तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था, इससे हमने नहीं बताया। सबा ने कहा जाने वाली नज़रों से बिलाल को देखा था, जो पूरा रास्ता उसका खून जलाता हुआ लाया था। कौन सा सरप्राइज़? कहाँ का सरप्राइज़? बाकी हम आप दोनों की शादी धूमधाम से ही करेंगे इंशाल्लाह। फ़िलहाल तुम्हारी मदर इन लॉ को सीधे रास्ते पर लाने के लिए हमें कुछ लीगल काम करने थे, इसीलिए सब खुफिया तरीके से सर अंजाम देना पड़ा। सजावल साहब उसे सारी बात से आगाह करे थे। तीनों ने नहीं, हम सब ने। सजावल साहब के पुष्प पे बीजान और निशा को खड़ा देखकर उसकी आंखों से एक बार फिर आंसुओं की बरसात शुरू हो चुकी थी। अब आप जल्दी से फ्रेश होकर आइए ताकि हम जल्दी से अपनी आगे की कार्रवाई मुकम्मल कर सकें। मिसेस सजावल रुखसार और बीजान के साथ अंदर ड्राइंग रूम की जाने पड़ गए, जहाँ मौलवी साहब उनके इंतजार में सूख के तीली हो चुके थे। लगता है तुम कुछ खास इस रिश्ते से खुश नजर नहीं आ रही। वो मुस्कुराया था, अंदाज सरासर छेड़ने वाला था। उसकी नज़रें साकित से बिलाल के सिम तुरी थी, जिसका रोया रोया मतूरम चेहरा भीगी पलकें देखकर बिलाल संजीदा हुआ था। डियर प्यारे भैया, मेरे होने वाली भाभी से जितनी सारी बातें करनी हो निकाह के बात कर लेना, क्योंकि मौलवी साहब पिछले पौन घंटे से तुम्हारी राह देख कर भागने वाले हो। फिर बैठे रहना यहाँ। निशा बिलाल को घिरकती हुई सुबह को लिए अंदर कमरे में गुम हो गई, जिससे दो हाथ करने का सोच बैठा था वो निकाह के बाद। फिर कब वो सुबह हबीब से सुबह बिलाल तक का सफ़र तय कर गई, उसे पता ही ना चला। वो सोचों में गलता बिलाल और सुबह के बारे में सोचने लगी।
आखिर ऐसा क्या किया जाए जिससे मम्मी बिना कोई रोड़े अटकाए बिल्लू के लिए आसानी से मान जाए। वो मसाले लगे कटारे को बड़े मज़े से खाती हुई सोचने लगी, क्योंकि उसे अफसरदा सा बिलाल एक आंख नहीं बहा रहा था, जिसे सबा कल निकाह होने के बाद से मिलने से इनकारी हो गई थी। जिसका बिलाल ने एहतराम किया था वो बिना किसी छूट छुड़ा के फ्लैट से बाहर निकला था। जब भी वॉक करते उसकी नज़र नीचे लॉन में पड़ी थी, जहाँ जसीम सूटेड बूटेड खड़ा फ़ोन पे किसी से महू गुफ्तगू था। वो चौंकी थी। उसे ये अपना कोई वहम लगा था, ये कोई छलावा, ये यहाँ कैसे आ गया? क्या ये मेरा कोई इल्यूजन है? उसके कदम यकदम मुतहरिक हुए थे। वो रेलिंग के पास खड़ी होकर उसे घूरने लगी। जब इसकी सोच को पड़ लगी थी, उसे अपने तसल्ली के लिए एक तरकीब लड़ाई। हेलो, उसे अपनी भरपूर तवानाई इकट्ठी करके जसीम को आवाज़ लगाई थी, जैसे फ़ोन छोड़कर चौंक कर पीछे पलट कर देखा। पहले उसकी नज़र नीचे मेन हॉल के दरवाजे के सिमट गई थी, फिर टेरेस पर, जहाँ उसकी वाइल्ड कैट धानी रंग के प्रिंटेड कपड़ों में आंचल संभालती अपने शोल्डर कट बालों की पोनी बनाई खड़ी थी, जिसकी गुस्से से सुर्ख सफ़ेद रंग का तमतमा उठी थी। उसे अपने घर में देखकर वो सराज से सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आई थी। उसने हॉल में बैठे लोगों पर बिल्कुल भी गौर नहीं किया। इस वक्त वो सिर्फ देवदास की ऐश्वर्या बनी अपना दुपट्टा हवा में लहराती हुई दरवाजे से बाहर निकली थी। तुम क्या क्या कर रहे हो? भाग कर आने से वो हाँफने लगी थी। जसीम जो फ़ोन पर किसी से ज़रूरी बात कर रहा था, अपने पास निशा को खड़ा देखकर वो चौंका था, जिसके यहाँ आने का सबब जानना चाहती थी। तुम्हें सुबह उठकर जॉगिंग करने की अशद ज़रूरत है लड़की, देखो कैसे सांस फूल रहा है तुम्हारा। वो मुस्कुराते हुए निशा को देखकर बोला, जो अपने लाबाली से होलिये में भी उसे क्यूट सी लगी। और ये क्या खा रही है गंदी बच्ची? उसके हाथ से कटारों का पैकेट छीन कर बोला, जो अच्छी खासी घबराई थी। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? निशा समझ नहीं पाई थी वो इतने धड़ल्ले से उसके घर में बिना कोई उसे इन्फॉर्म किए कैसे आन टपका। तुम मुझे यहाँ देखकर बजाय खुश होने की इतनी हैरत का शिकार क्यों हो रही हो? नहीं, हैरत नहीं, वो शशुपंच का शिकार होती है। तुम परेशान हो मेरे यहाँ आने से? नहीं, ऐसी बात नहीं, आप अचानक लाइक यहाँ। वो उसके यहाँ आने का मुद्दा जानना चाह रही थी। उंगलियों को चटकने लगी, जिसे परेशान देखकर वो मज़ीद उसे तंग करने का प्रोग्राम मुलतवी कर गया। मुझे यहाँ तुम्हारी मम्मी ने इनवाइट किया है, वो वसूख से बोला। मम्मी ने? पर क्यों? वो चौंक कर बोली, जिसकी आंखें हैरत से पहले थी। इसमें तो हैरान होने की क्या बात है निशा, कि मुझे तुम्हारी मम्मी अपने घर में बुला नहीं सकती? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, मगर वो इतनी जल्दी कैसे बुला सकती हैं? वो अपनी मम्मी का मिजाज अच्छे से जानती थी। आजकल वो वैसे ही बिलाल की वजह से चिड़ी हुई थी, ऐसे में वो जसीम को कैसे बुला सकती थी? हालांकि निशा ने उन्हें खुद जसीम के बारे में बता दिया था और वो उसके अच्छे इंतखाब पर बहुत खुश हुई थी। मेरी मम्मी की आपसे बात कहाँ हुई? उनको आपका नंबर कहाँ से मिला? उसे बेतरफे सवालात की बुछाड़ करती थी। बहुत ही कोई तुम बड़ी बुरी मेहमान नवाज निशा। जसीम ने हल्के से झटके के साथ उसे अपनी तरफ खींचा था, जो किसी कच्ची डोर से बंधी उसकी सिमत खींचती चली गई। एक बार भी तुमने मेहमान नवाजी के असलूब नहीं निभाए। वो उसकी आंखों में झांक रहा था। मगर कोई बात नहीं, एक बार मेरी दस्तरस में आ जाओ, फिर तुम्हें सारे गुर सिखा दूंगा। वो गुड़िया सी लड़की उसके हिसार में साकित से खड़ी थी। चलो बच्चों की तरह अपना हुलिया सुधार कराना। उसे निशा का नाजुक रुखसार थपथपा कर अपनी गिरफ्त उसके गिर से कमज़ोर की थी और उसे वहीं साकित छोड़कर अंदर की जाने पड़ गया। असफनंद और मनसा दफ्तर की चमकदार आईने वाली लिफ्ट में एक साथ दाखिल हुए थे, जहाँ पहले से 2 लड़कियां और एक लड़का खड़ा हुआ था, जिसने अपने CEO को देखकर सलाम झाड़ा था। दोनों के दरमियान एक गहरा तनाव महसूस हो रहा था। असफनंद ने बाजू बांधे हुए थे और उसका जबड़ा गुस्से में सख्त था। मनसा उसके गुस्से की शिद्दत महसूस करते हुए खामोशी से उसके साथ खड़ी थी। वो समझ गई थी उसे मनाना इतना आसान नहीं था, जिससे वो बुरी तरह से हर्ट कर चुकी थी। उसने हाथ अपने थोड़े से बड़े हुए पेट पर आराम से रखे हुए थे, जैसे सामने शीशे में अशरफ मियां वली खान बखूबी देख रहा था। बेबी, आपके डैड इंतहाई सड़ियल है, जो मैं बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराती। मनसा की आवाज़ इतनी धीमी थी कि असफरन जो उसके बराबर में खड़ा था उसकी आवाज़ बामुश्किल सुन सका।
उसके लबों को मासूम सी मुस्कुराहट ने छुआ था। लिफ्ट धीरे धीरे ऊपर चढ़ रही थी। मनसा को अपने और उसके दरमियान की खामोशी नाकाबिले बर्दाश्त हो रही थी। अचानक मनसा को चक्कर आने लगी। लिफ्ट की तंग जगह और हमल की हालत ने उसे हल्का सा दर्द और बेचैनी महसूस करवानी शुरू कर दी। उसने खुद को दीवार के साथ सहारा देने की कोशिश की थी, जिसकी सांसें तेज होने लगी। असफन ने उसकी तकलीफ को फौरन भांप लिया। उसका गुस्सा फौरन उड़न छू हुआ था। मिस, आर यू ऑल राइट? मनसा के पीछे खड़े लड़के ने फौरन पूछा, जिससे मनसा ने कोई जवाब नहीं दिया। मगर असफन यार ने फौरन लिफ्ट का इमरजेंसी बटन दबा दिया, जिससे लिफ्ट रुक गई। लिफ्ट के रुकने से मनसा को कुछ सुकून मिला, जिसका दिल डूबा जा रहा था। वो दोबारा संभलने लगी। तुम ठीक हो? मनसा ने कमज़ोर सी मुस्कुराहट के साथ सर को चंपश दी, मगर उसका चेहरा जर्द हो चुका था। असफन का दिल उसकी हालत देखकर बैठ गया। उसे फौरन मनसा को अपने सीने में भेजा, जो खुद को उसके बाजू में महफूज तस्वुर करने लगी। लंबी सांस लो मनसा। उसने अपने सीने में छुपी मनसा को आवाज़ दी, जिसने अपनी आंखें मूंद ली थी। वो अपनी सारी तवज्जो उसकी सांसें बहाल करने पर मरकूज कर गया, जिसका हाथ उसके पेट पर शफकत से हरकत कर रहा था। उस दौरान वो दोनों बिल्कुल भूल चुके थे कि उनके साथ लिफ्ट में और लोग भी मौजूद थे, जो असफन यार वली खान का किसी लड़की के लिए इतना कंसर्न दिखाना हजम नहीं कर पा रहे थे। एक्सक्यूज़ मी सर, मैं यहाँ का डॉक्टर, अगर आप कहें तो मैंने मजनूई सांस देखकर इनकी सांस बहाल। असफन यार वली खान ने पीछे पलटकर इस खूबरू नौजवान को खूनख्वार नज़रों से घूरा था, जिससे बामुश्किल अपने गले से थूक निकला था। शी इज़ माई वाइफ। वो गुस्से से खौलता पलटा था और अपनी उंगलियों से उसके चेहरे पे बिखरे बालों को हटाने लगा। सॉरी सर, वो लड़का झिझक कर बोला, जिसे असफन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। उसने असफन की आंखों में फिक्र और मोहब्बत को देखा, उसका दिल भर आया। असफन ने एक गहरी सांस ली। उसके चेहरे पे पछतावा था। उसने मनसा का चेहरा अपने हाथों में लिया और उसके आंसू साफ किए। अब ठीक हो? असफन ने झुक कर उसके लबों पर हल्का सा बोसा दिया, जो खफ्त के मारे सर नहीं उठा पाई। उसने एक बार फिर लिफ्ट का बटन दबा दिया। अब की बार उसने मनसा को खुद से दूर करने की कोशिश बिल्कुल नहीं की। उनके दिल एक साथ धड़क रहे थे। असफन के हाथ उसकी कमर पर हथकर कर रहे थे, नरमी से सहलाते हुए, जिसकी सारी तवज्जो इस वक्त मनसा पर थी, जबकि मनसा के बाजू उसके गिर्द लिपटे हुए थे। उसकी मुस्कुराहट गहरी हो गई थी, जिसकी आंखों में उसके लिए मोहब्बत और एतमाद चमक रहा था। जब ये लिफ्ट का दरवाज़ा खोला था, दफ्तर के शुरुगुल ने उनका इस्तकबाल किया था, जो मनसा को अपनी हिफाजत से भरे मजबूत हिसार में लिए लिफ्ट से बाहर निकला था। उसका पहले वाला गुस्सा अब ख़त्म हो चुका था। जसीम निशा की मॉम के इनविटेशन के बाद जैसे हवाओं में उड़ा था। उसका पूरा इरादा बन चुका था कि उनके घर जाने पर उसने क्या क्या काम सर अंजाम देने थे। इसलिए उसने अपनी मोहब्बत के हसूल के लिए कैलिफोर्निया में अपने घर वालों को फ़ोन खड़का दिया, जो निशा के मामले में किसी किस्म की ढील या लापरवाही का मुजाहरा करना नहीं चाहता था। उसके डैड के कहने पर ग्रैनी उनकी जानिब से निशा के घर रिश्ते की बात करने गई थी। इसलिए निशा के घर में शाम होती तैयारियां शुरू हो चुकी थी। वो सदर दरवाजे से दाखिल होने के बजाय लॉन की पिछली जानिब से अंदर दाखिल हुई थी, जिसने जसीम के कहने पर अपना हुलिया जल्दी जल्दी तब्दील किया था। उसे लाल रंग का सूट जेबतन किया था। लाइट से मेकअप में वो इस वक्त बिल्कुल मशरकी रंगों में ढली हुई थी, जो जसीम को चारों शाने चित करने वाली थी। निशा सबको सलाम करती अदब से उनके साथ कुछ देर बैठने के बाद किचन में जा चुकी थी। वो भरपूर अपने सुगड़ होने का ग्रैनी को यकीन दिलाना चाहती थी, जिन्हें इसकी इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। ग्रैनी ने आते ही अपना मुद्दा बयान कर दिया। निशा के वालिदैन को डिसेंट से जसीम अपनी चुलबुली सी बेटी के लिए बहुत भाया था। बेटा, हमने तो पहली नज़र में निशा को अपनी बेटी बनाने का फ़ैसला कर लिया था। उसे हमें जवाब हाँ में ही चाहिए। ग्रैनी मिसेस सजावत से गोया हुई, जिनका इतना अपनाहियत और मोहब्बत से भरपूर अंदाज उन्हें पसंद आया कि वो दिल ही दिल में अपनी बेटी की पसंद को सराहने लगी। और जसीम को देखा, जो मिस्टर सजावत के साथ बातों में मसरूफ़ था। अम्मा जी, जोड़ियाँ तो जाने कब से आसमानों पर तय कर दी जाती हैं, हम तो बस वसीले बनते उन्हें मिलाने का। बाकी हम बहुत जल्द आपको जवाब देंगे। आप देती रहिएगा जवाब, हम वो भी सुन लेंगे। इससे पहले आप बच्चे इधर आइए।
ग्रैनी ने सामने से मुलाजमा के साथ आती निशा को आवाज़ लगाई, जो फ़ौरन उनके करीब आई थी। उसकी निगाहें लम्हे भर के लिए जसीम की मकनातीसी आंखों से मिली थी और फिर वह जहरज़दा रह गई, जो अपनी नज़रों के इज़हार में उसे जकड़ आता। मगर जसीम के सबके दरमियान एक आंख झपकाने पर वो सटपटाई थी। निशा सबको अपनी बातों में मसरूफ़ देखकर खुदा का शुक्र अदा करती सीधी आगे बढ़ती। वो घबराई सी शलवार कमीज़ में जसीम के दिल के तार हिला रही थी। जी? फसू के इस आंखों की झालरें लरसने लगी। यहाँ बैठिए, ग्रैनी उसे अपने बराबर में जगह देती हुए बोली। आज से हम इन्हें अपनी बेटी मान रहे। वो अपने हाथों से करोड़ों की मालियत की अंगूठी उतारकर निशा के बाएं हाथ की तीसरी उंगली में पहनाती हुए बोली, जिन्हें देखकर सब हैरान रह गए। ये क्या अम्मा जी? मिसेस सजावल उनके इस इक़दाम से दिल में खुश हुई थी, मगर एक बेटी की माँ होने की हैसियत से वो इतनी जल्दी हाँ नहीं करना चाहती थी, इसीलिए बज़ाहिर वो मुतहिर हुई थी। आप अपने तसल्ली और दिल का इत्मीनान करने के बाद ही हमें अपने फ़ैसले से आगाह कीजिएगा। हम इंतज़ार करेंगे। बाकी ये हमारी बेटी को पहली बार मिलने पर हमारी तरफ से तोहफ़ा समझी। ग्रैनी का मान भरा लहजा दिल मोह लेने वाला था कि कोई कुछ कह ही नहीं सका। फिर काफ़ी देर तक उन सब की संगत लगी रही, जिसमें ज़्यादातर हाथ बिलाल का था, जो अपनी बहन के चेहरे पर छुपी सच्ची खुशी को भाप गया था। इसलिए वह जसीम को अपना भरपूर वक्त देने का इरादा कर बैठा था। कॉन्फ्रेंस रूम में एक अहम मीटिंग जा रही थी। असफनन मेज़ के सिरे पे बैठा हुआ था, प्रोजेक्टर की स्लाइडर्स पर गौर कर रहा था। मनसा असफनन की सेक्रेटरी होने के नाते उसके साथ मौजूद मीटिंग्स के नोट्स ले रही थी। कमरे में कई कारोबारी शख्सियत मौजूद थी, जिनमें एक खूबसूरत और बाअसर कारोबारी खातून हिना भी शामिल थी। मीटिंग के ख़त्म होते ही सब अफराद एक एक करके बाहर जाने लगे, जब हिना अपनी कुर्सी से उठकर असफनन के करीब आई थी, जिसके चेहरे पर एक दिलकश मुस्कुराहट उभरी थी। उसने असफनन के कंधे पर हाथ रखा और झुककर कुछ सरगोशी की। असफन, आपके प्रेजेंटेशन वाकई मुतासिर कुन है। क्या आप शाम में एक कप कॉफ़ी के लिए मेरे साथ बाहर जा सकते हैं? मंसा ने हिना की बातें सुनी और उसके दिल में एक हलचल मच गई। उसने कलम को मजबूती से पकड़ लिया, नोट्स देने की कोशिश करने लगी, मगर उसकी नज़रें असफनन और हिना पर मरकूज थी, जिन्हें असफन अच्छे से भाप गया था। असफन ने नरमी से हिना का हाथ अपने कंधे से हटाया, मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शुक्रिया मिस ना, लेकिन मेरे पास आज शाम बहुत काम है। हम ये अमूर किसी और वक्त डिस्कस कर सकते हैं। हिना ने एक लम्हे के लिए अपनी मुस्कुराहट बरकरार रखी। अब मुझे एक बार अपनी खिदमत का मौका तो दीजिए। असफन साहब, आप हमारे मुल्क में आए हैं, ऐसे कैसे मुनासिब लगता है। उसने असफन अली खान का हाथ पकड़ने की जरूरत की थी, मगर इससे पहले कि वो उसे झिड़क देता, मनसा जख्मी शेरनी बनी हिना का हाथ चटक गई। तुम्हें शर्म नहीं आती एक नामहरम को सेड्यूस करते हुए? असफना ने मनसा को बगौर देखा था, जो आज मासूम हिरनी के बजाय शूला ज्वाला बनी उस लड़की पर भड़क रही थी। वह इसके दिल में हसद की आग भड़क उठी थी। उसने अपने जज्बात पर काबू पाने की बहुत कोशिश की थी, मगर आंखों में गुस्सा और दिल में बेचैनी उभरने लगी। तो तुम्हारा बिल आ रहा है, मैं जो मर्जी करूं? तुम कौन होती मुझे बोलने वाली? हिना भी दबने वालों में सुना थी। वो मनसा से गरज कर बोली, जो असफनन के सामने सीसा पलाई दीवार बनकर खड़ी हुई थी। वो उसकी गंदी नजरें भी अपने शौहर पर बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। हाँ, मेरा बिल आ रहा है। जिस पर तुम लट्टू हो रही हो ना, वो मेरा शौहर है, इसलिए एक सेकंड से पहले अपनी शक्ल यहाँ से गुम करो। मनसा की बात पर हिना खिलखिलाकर हंसी थी। वहीं असफनन को मनसा पर टूट के प्यार आया था। वो सिरलब मुस्कुराया था। मैं असफनन को बहुत फॉलो करती हूँ, न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स में। उसने मनसा के पीछे से असफनन को देखने की कोशिश की थी, जिसकी खामोशी हिना को शेर बना रही थी। माना असफनन ने पाकिस्तान में किसी को प्रपोज किया था, मगर अभी उन्होंने शादी नहीं की, इसलिए मुझे बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत नहीं, बट हटो आगे से। हिना मनसा को नज़रअंदाज करती उसे आगे से हटाने की कोशिश करने लगी। असफनन कब से खामोश बैठा मनसा का बिजली गिराता रूप देखकर लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था, मगर जैसे ही बात उसकी बीवी की हिफाजत पर आई, तो उसने एक झटके से अपने आगे खड़ी मनसा को अपनी गोद में बिठाया था, जिसने हिना के वार को नाकाम बना दिया। हे मिस, डोंट यू डेयर टच माई वाइफ। हिना की आंखें खुली की खुली रह गई असफन अली खान के ढाल बनने पर, जो सर्द लहजे में गुराया था। वाइफ? हिना असफन अली खान को
अपनी टोन में वापस आता देखकर खौफज़दा हुई थी, जिसके अक्खड़ अंदाज से एक दुनिया डरती थी। तुम काफ़ी देर से हमारा वक्त बर्बाद कर चुकी हो खातून, इससे फ़ौरन से पहले यहाँ से निकलो। उसकी आंखों में झुंझुलाहट साफ नजर आ रही थी। वो खामोशी से मीटिंग रूम से बाहर निकली थी, क्योंकि उसे अच्छे से मालूम था कि अगर वो अगले 1 मिनट में यहाँ से बाहर ना निकलती तो इस शख्स से कुछ उम्मीद ना था कि वो उसे उठाकर बाहर फेंक देता। क्या मैं इस सब की वजह जान सकता हूँ जो आप अभी उसे मारने पर तुली हुई थी? उसके नाक में पहनी नोज पिन पर एक भरपूर नज़र डालकर बोला, जो खफ्त के मारे सर भी नहीं उठा पा रही थी। भला क्या ज़रूरत थी मुझे स्टोन मैन के सामने ज्वालामुखी बनने की? वो दिल ही दिल में बड़बड़ाई थी, जिसे देखकर असफनियार वली खान की आंखें मुस्कुराई थी। वो उसकी इतनी नज़दीकी पर एक पल में पसीना पसीना हो गई। तो उसे आपसे एक हद में रहकर बात करनी चाहिए थी, बल्कि उसमें उसका भी क्या कसूर? आपको ऑफिस में आकर सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन करवाना चाहिए था। उसका दिल भर आया, आंखों से आंसू बल भल बहना शुरू हो गए। मगर आपकी नज़र में तो मेरी कोई अहमियत ही नहीं। मनसा की बात अधूरी रह गई जब उसकी बात पर असफनियार वली खान सीख पा होता। उसके होठों को अपनी कैद में नहीं था, उसके लफ्ज़ उचक गया। उसकी शिद्दत भरे लफ्ज़ पर तड़प उठती थी, जिसके करीब आते ही असफनियार जैसे पुरसुकून हो गया। वो अपने वजूद पर छाई सारी थकावट, बेचैनी, बेकरारी, सब एहसासात को लबों के जरिए उसके वजूद पर उंडेल गया। मनसा ने असफनन को खुद से दूर करना चाहा तो उसकी गिरफ्त और मजबूत हो गई। जो एक हाथ उसकी नाजुक कमर की गिरद लपेटे, दूसरा उसके बालों में फंसाए, उसकी अहमियत का उसे अच्छे से एहसास दिला गया। मेरे पनाह में आने की हर किसी को इजाज़त नहीं मनसा असफनंत, ये जगह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है। वो उसकी सांसों को आज़ादी दे गया, जो उसके सीने से लगी गहरी गहरी सांस लेती इस वक्त लबों पे कफल लगाए बैठी थी। लेकिन तुमने मुझे बहुत हर्ट किया, उसके लिए तुम्हें मुझे मना नहीं पड़ेगा। वह उसकी गुलाबी छलकाती रंगत को देखता उसे अपनी गोद से खड़ा कर गया, जो उसके पीछे फ़ौरन खड़ी होने लगी, मगर असफन ने उसे अपनी सरबराही कुर्सी पर वापस बिठा दिया। मैं आपको सॉरी कर तो रही हूँ कब से। वो चेहरे पे मासूमियत तारी किए भीगी पलकें उसकी सिमत उठाकर बोली, जो उसके सामने कुर्सी पर नीम दराज अंदाज में बैठा था। मुझे ऐसे रूखी सूखी सॉरी नहीं चाहिए मनसा असफन। उसे बेदयानी में लबों में सिगरेट दबाकर उसे वापस बाहर निकाला था। सॉरी। वो टांगे पसार कर बैठा था, फिर उसने कुछ सोचकर मनसा के हाथ अपने हाथों में लिए। मैं आज रात तुम्हारा इंतज़ार करूँगा कि तुम मुझे किस तरह से मनाती हो। उसका चेहरा अपनी गिरफ्त में लेता उसकी नोज पिन पर झुका था। उसके होंठ धीरे धीरे उसके खूबसूरत नकूश को छू रहे थे। मैं बाहर जा रहा हूँ, अपना होलिया ठीक करके बाहर आओ, तुम्हारा आज ऑफिस में सबसे इंट्रोडक्शन करवाता। वो मुस्कुराते हुए मनसा को अपने करीब करते उसके माथे पर भूसा दिए बाहर निकला था। जा रही है। तो जी जनाब, कैसी लगी आप लोगों को आज की एपिसोड, जिसको रिकॉर्ड करते हुए मेरे दांतों में पसीना आ गया, क्योंकि एक तो मैं पक्खा बंद किया, दूजा एसी नहीं लाया मैं, क्योंकि एसी लाहौर ਦੇ ਵਿੱਚ 43 ਦਰਜਾ ਹਰਾਰਤ ਹੈ ਤੇ ਵੌਇਸ ਓਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ मैं गर्मी ਵਿੱਚ बैठी थी बच्चों के कमरे 'ਚ, उत्थे एसी ख़राब हो जाता है। तो जो मेरा कमरा है ना, वहाँ पे एसी चला है, तो मैंने बच्चों को वहाँ ट्रांसफ़र किया, मैं खुद इस कमरे में आ गई। मैंने गर्मी में इसका वॉइस ओवर किया। अल्लाह पूछे तुम लोगों से, ऊपर से तुम लोगों को पता है कि तो आप लोगों की बहन को अल्सर हो गया, और मेरी ज़बान में इतनी छाले हैं कि इतनी दफ़ा बात करते करते ना मेरी ज़बान जो थी ना वो फिसल गई। लेकिन मैंने फिर भी वॉइस ओवर कर दिया। जवान की बच्ची हूँ मैं, और मैंने कर दिया। और आप लोगों को आज की एपिसोड कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और इंशाल्लाह हो सकता है, अभी आप लोगों को मैं बता नहीं सकती, लेकिन कुछ ऐसा लगता है कि मुझे कि जब लास्ट एपिसोड आएगी ना, तो उसके आने से पहले ना वो गूगल प्ले पे जाएगी, क्योंकि कॉपीराइट्स के लिए ना, तो फिर यहाँ पे अपलोड होगी लास्ट एपिसोड। तो आप लोगों ने लास्ट एपिसोड पढ़ के भी अगर इस पर तबसरा नहीं किया, कसमें खुदा दी, तो मैं शॉर्ट स्टोरी नहीं थी नहीं। अच्छा, और दूसरी बात ये कि आप लोग जो है ना कमेंट्स किया कीजिए, मेरे पेज के ऊपर भी आया कीजिए, वहाँ पे मैं अक्सर जो हूँ ना आप लोगों को खबरें देती रहती हूँ, और क्लासिक के पेज के ऊपर भी आया करें, वहाँ पे भी मैं पाई जाती हूँ। और यूट्यूब पे अगर मैं ना हूँ बीच में, जब तक यार मुकम्मल होगा तो मैं गायब हो जाऊँगी, जाहिर सी बात है।
तो आप लोगों को अगर मुझसे मिलना हो तो आप लोग मेरे पेज पर या क्लासिक के ऊपर कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आ जाती हूँ हाज़िरी देने। और इंशाल्लाह दुआ में याद रखिए, मेरी सेहत के लिए भी दुआ कीजिए। और हमारी एक राइटर हैं अमीना बलोच, उनके लिए भी दुआ कीजिए, उनके भाई का इंतकाल हो गया है, तो उसके लिए हमारे गुड ग्रुप के अंदर काफ़ी ज़्यादा अफसरदा माहौल है। तो उन सब के लिए भी दुआ कीजिएगा, आप सब की दुआ की हम सबको अशद ज़रूरत है, और मेरे लिए तो ज़रूर कीजिएगा। आज आप लोगों को पता है वॉइस ओवर करते करते कितनी जगह मेरा स्लिप ऑफ टंग हुआ था। ऊपर से हमारी बिल्ली और बाहर जो बिल्ला था वो स्ट्रीट कैट्स थे, जिन्होंने हमारे लॉन में आके इतनी लड़ाई की है वॉइस ओवर के दौरान। ऊपर से हमारी बराबर वाली बाजी अत्तियाँ जो है वो इतनी लड़ाई करती हैं, उनकी इतनी आवाज़ आती है मेरे वॉइस ओवर की माँ में हो जाती है। चलो दुआ में याद रखिएगा गाइस, हम लोग फिर लास्ट एपिसोड या सेकंड लास्ट एपिसोड में मिलेंगे, क्योंकि डिपेंड ऑन माई राइटिंग स्किल्स कि मैं उसको कितना लंबा कर देती हूँ। मैं उसको लंबा कर दूंगी, और मैं उसको लंबी तवील एपिसोड होगी तो मेरे ख्याल से वो लास्ट ही होगी, लेकिन अगर वो बहुत लंबी होगी तो फिर मैं उसको 2 टोटो में भेजूंगी। 2 टोटो में आई तो फिर सेकंड लास्ट एंड इफ़ इट्स नॉट तो फिर वो एक में ही आएगी। ठीक है, बाय बाय गाइस, अल्लाह हाफिज़।